चलिए बताओ, अब ठीक है आपका, ठीक है मेरे पास। ओके, अब ओके, अब देखिए, अब ओके है दोस्तों, एक बार चेक कर लीजिए सारी लोग। और देखिए मेरे प्यारे साथियों, कल अपन ने 7 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ा था। आज 7वीं योजना जैसे खत्म हुई थी दोस्तों 31 मार्च 1980 में। अभी दोस्तों ओके, सब लोग ओके, ठीक है, अमित ओके, शंकर, हिमेश, सबको। तो अब बात करेंगे द्वितीय योजना अवकाश के बारे में। द्वितीय योजना अवकाश के बारे में बात करेंगे। आवाज आ रही है दोस्तों? अब एक बार ओके बोल दो, जिससे मैं आपको आगे चलूँ दोस्तों, अपना टॉपिक आगे स्टार्ट करें। आगे का टॉपिक अपन देखें, चले मित्र आगे। द्वितीय योजना अवकाश, आज अपन बात करेंगे द्वितीय योजना अवकाश की बात करेंगे। आज की कक्षा में द्वितीय योजना अवकाश के बारे में अब बात अपन करने वाले। ओके, ठीक है। देखिए 7वीं योजना के समाप्त हो जाने के बाद, जैसे 31 मार्च 1990 में 7वीं योजना समाप्त हो जाती है, योजना आयोग ने 8वीं योजना का प्रारूप तैयार नहीं किया था, बल्कि एक वर्षीय 2 वार्षिक योजना बनाई थी, जिसे द्वितीय योजना अवकाश नाम दिया गया। इस अवकाश के 3 मुख्य कारण माने जाते हैं। इस अवकाश के मित्रों 3 मुख्य कारण माने जाते हैं। ओके बता, ठीक है। जिसमें एक था राजनीतिक अस्थिरता, यानी उस समय 1990 के दौरान दोस्तों पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो अस्थिर थी दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि सरकार बार बार चेंज हो रही थी, सरकार बार बार क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। और उसके बाद भुगतान संतुलन का संकट, यानी बीओपी भी क्रेश हो चुका था, अर्थात भारत के आयातों की संख्या बढ़ रही थी और निर्यातों की संख्या क्या थी, डाउन हो रही थी, अर्थात भुगतान संतुलन का संकट देखने को मिल रहा था। ओके मित्रों, और खाड़ी देशों के मध्य युद्ध की स्थिति थी, जिसकी वजह से तेल के दामों में क्या हो रही थी, बढ़ोतरी हो रही थी। तेल के दाम क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे दोस्तों। और तेल के दाम बढ़ने की वजह से दोस्तों रुपए की वैल्यू क्या हो रही थी, डाउन हो रही थी, क्योंकि देश को दूसरी देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा था। यानी ये 3 बड़े कारण थे। यानी जैसे 7वीं योजना समाप्त हुई तो देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा डगमगाई हुई थी दोस्तों। इसके पीछे एक कारण था राजनीतिक अस्थिरता, दूसरा कारण था भुगतान संतुलन का संकट यानी बीओपी का क्रेश होना, और तीसरा कारण था खाड़ी देशों के मध्य युद्ध की स्थिति होना, यानी खाड़ी देशों के मध्य युद्ध की स्थिति होना। ये 3 बड़े कारण उस समय थे। तो इसलिए दोस्तों योजना आयोग ने 8वीं योजना का प्रारूप तैयार नहीं किया, क्योंकि उस समय देश के प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव दोस्तों, और वित्त मंत्री का चार्ज दिया था दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह से जब ये विचार विमर्श किया गया कि देश की अर्थव्यवस्था को सही लाइन पर लाने के लिए क्या करना चाहिए, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नरसिम्हा राव को ये कहा कि सिंह साहब आप देश में जो पंचवर्षीय योजनाएं चली आ रही है, इन योजनाओं को क्या कर दो, बंद कर दो। तो उनको लगा कि क्या करें, बोलो इन योजनाओं को बंद करके इनके स्थान पर आप एक वर्षीय 2 वार्षिक योजना बनाओ, यानी 2 साल के लिए इनको स्टॉप कर दो, तब मैं कुछ सोचता हूं, कुछ नया प्लान करता हूं। ये बात कहने वाला कौन था, डॉक्टर मनमोहन सिंह था, जो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को ये बात बता रहा था कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था में अगर आप सुधार करना चाहते हो या इकोनॉमिक रिफॉर्म करना चाहते हो और देश की अर्थव्यवस्था को वापस से लाइन पर लाना चाहते हो, तो पंचवर्षीय योजनाओं के चलन को खत्म करके इनके स्थान पर आप एक वर्षीय 2 वार्षिक योजना बनाओ। और उस समय दोस्तों योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। तो पीवी नरसिम्हा राव जब उस समय देश योजना आयोग के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने क्या कहा, योजना आयोग में ये कहा कि अब भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को 2 साल का विराम दिया जाएगा, जिसे द्वितीय योजना अवकाश नाम दिया गया। कई बार बच्चों से प्रश्न पूछ लिया जाता है या मेंस के अंदर लिखना आ जाता है कि द्वितीय योजना अवकाश के पीछे क्या रीजन था, तो उसके पीछे 3 मुख्य कारण माने गए थे। राजनीतिक अस्थिरता को, भुगतान संतुलन के संकट को, बीओपी का मतलब क्या था, आयात और निर्यात का जो अंतर है तो बीओपी कहलाता है, और एक था खाड़ी देशों के मध्य युद्ध की स्थिति, जिसकी वजह तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुआ करती थी। इसीलिए दोस्तों द्वितीय योजना अवकाश रखा गया। अब बात करते इस अवकाश के दौरान क्या क्या घटना घटित हुई। तो मित्रों अब बात करते द्वितीय योजना अवकाश का। मित्रों एक बार कमेंट करके बता दो यस या नो, समझ आ रहा है सबको। तो कार्यकाल, इस योजना अवकाश का कार्यकाल था 1990 से 1992 तक था। ओके, और इस योजना में किस पर प्राथमिकता दी गई, इस योजना में
भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार की व्यवस्था को अपनाने पर जोर दिया गया। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों को अपनाने की बात की गई, इकोनॉमिक रिफॉर्म करने पर बल दिया गया कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए दोस्तों कुछ ना कुछ नया करना होगा। तो इन 2 सालों में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार करने की बात यहां पर कही गई। ओके, अब बात करते हैं इन 2 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए क्या क्या खास खास बातें हुई। सबसे पहली खास बात ये हुई दोस्तों 2 अप्रैल 1990 को भारत में लघु तथा सूक्ष्म यानी स्मॉल तथा मीडियम कैटेगरी के उद्योगों को वित्तीय सहायता यानी फाइनेंस सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना की गई, जिसका नाम था स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की स्थापना कब की गई? 2 अप्रैल 1990 में क्यों की गई? भारत में लघु तथा सूक्ष्म स्तर के उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए। जब सिडबी की स्थापना नहीं हुई थी उस समय भारत में छोटे व लघु स्तर के उद्योगों को ऋण देने का कार्य भी कौन करता था? आईडीबीआई करता था। तो आईडीबीआई के ऊपर वर्कलोड ज्यादा था, तो सरकार ने कहा कि आईडीबीआई के वर्कलोड को कम किया जाए और इसके स्थान पर आईडीबीआई के स्थान पर छोटे व लघु स्तर के उद्योगों को या छोटे मोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक नया बैंक खोला जाए, जिसका नाम था सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और 2 अप्रैल 1990 में दोस्तों लखनऊ के अंतर्गत, लखनऊ में इसका मुख्यालय, लखनऊ में दोस्तों सिडबी की स्थापना कर दी गई। ओके, फिर दूसरा पॉइंट क्या था? जुलाई 1991 में देश के मौद्रिक अधिकारियों के द्वारा तीसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। अब मैं बता चुका था दोस्तों, पहला अवमूल्यन 1949 में हुआ था, दूसरा अवमूल्यन 1966 में हुआ था और तीसरा अवमूल्यन 1991 में हुआ था। अवमूल्यन क्यों किया गया था? अवमूल्यन का मतलब आप जानते हो, जब देश के मौद्रिक अधिकारियों के द्वारा जानबूझकर देश की मुद्रा को अन्य देश की मुद्रा की तुलना में नीचे गिरा दिया जाता है या उसकी वैल्यू डाउन कर दी जाती है, तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। अवमूल्यन कब किया जाता है? जब देश का बीओपी क्रैश हो जाता है, जब देश का बीओपी संकट में आ जाता है, अर्थात जब देश में आयातों की संख्या निर्यातों की संख्या की तुलना में बढ़ने लगती है, तो उस समय देश को अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए देश के मौद्रिक अधिकारी इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। अर्थात दोस्तों, जब देश के आयातों की संख्या निर्यातों की संख्या में बढ़ने लगे और आयात लगातार बढ़े और निर्यात अगर डाउन होने लग जाए, तो देश में बीओपी को क्रैश होने से बचाने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। भारत में स्वतंत्रता से लेकर आज तक के इतिहास में 2021 तक के इतिहास में भारत में मुद्रा का अवमूल्यन अब तक 3 बार हुआ है। 1949 में हुआ है, 1966 में हुआ, 1991 में हुआ। दोस्तों, अवमूल्यन करने के पीछे दोस्तों प्रभाव, अवमूल्यन की वजह से आयात जो होता है वो महंगा होता है, तो अवमूल्यन आयातों को क्या करता है? हतोत्साहित करता है, और निर्यात सस्ता होता है, निर्यातों को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। अवमूल्यन की वजह से देश के आयातों में कमी आती है और निर्यातों में वृद्धि होती है, जिससे देश का बीओपी संकट में आने की स्थिति बच जाता है और बीओपी के हालात जो है वो प्रतिकूल से अनुकूल की ओर हो जाते हैं। अनुकूल का मतलब होता है दोस्तों, जब निर्यातों की मात्रा ज्यादा और आयातों की मात्रा क्या होती है? कम होती है, उसे अनुकूल बीओपी कहा जाता है। और प्रतिकूल बीओपी का मतलब होता है जब देश के निर्यात कम और आयात ज्यादा होते हैं, उसे प्रतिकूल बीओपी कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ गई तो एक बार थम्स अप कर दीजिए कि सर आपकी बात हमको अच्छे से समझ में आ गई और ये हमको याद भी हो गई। बताओ, अभी अपन एक एक पॉइंट दोस्तों, आज अपन इन पंचवर्षीय योजनाओं के टॉपिक को खत्म कर देंगे दोस्तों। फिर नाइट में अपन दोस्तों बैंकिंग, फिनेंशियल मार्केट्स के बारे में बात करेंगे और बहुत सारी बातें आपको बताता रहूंगा करंट के मुद्दों को लेकर। तो दोस्तों 1990 से 1992 तक जो है ये अवकाश रहा था। इस अवकाश के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार की व्यवस्था को अपनाया गया था। 2 अप्रैल 1990 में छोटे व लघु स्तर के उद्योगों को ऋण देने के लिए सिडबी की स्थापना भी की गई थी। जुलाई 1991 में दोस्तों देश के मौद्रिक अधिकारियों के द्वारा तीसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन भी किया गया था। ओके, सबको समझ गया था दोस्तों? यस या नो? यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई? ओके ओके में तो स्टडी में जो नाइस, बिल्कुल दोस्तों, थैंक यू। बस दोस्तों बस धांसू तैयारी करनी है, हम लोग धांसू इकोनॉमिक्स को कंटस्ट याद करना। दोस्तों इकोनॉमिक्स आपके रग रग में बसानी मित्रों का आगे। फिर मैं बात करूं 24 जुलाई 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा भारत में आर्थिक सुधार व्यवस्था को अपनाया गया, जिसके तहत 3 बातों पर विशेष बल दिया गया और आपके सिलेबस में ये टॉपिक भी है, भारत में आर्थिक सुधार व्यवस्था, जिसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको नाम दिया गया एलपीजी। क्या नाम दिया गया? एलपीजी।
यानी लिबरलाइजेशन से और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हालांकि ये क्या होते हैं ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी तो के लिए इतना समझ लो। उदारीकरण का मतलब होता है सरकार की तानाशाही को खत्म करके सरकार के कठोर कानूनों के स्थान पर सरल कानूनों को लागना, वो उदारीकरण कहलाता है। निजीकरण का मतलब होता है सरकार के द्वारा प्राइवेट सेक्टर को अपने हाथों में सरकार के द्वारा अपने सभी क्षेत्र के संस्थानों को निजी हाथों में सौंप देना, यानी प्राइवेट है। ओके, इसका मतलब स्वामित्व तो सरकार के पास रहेगा, लेकिन उसका प्रबंध और नियंत्रण जब निजी लोगों के हाथों के पास चला जाता है तो उसे निजीकरण कहा जाता है। और वैश्वीकरण का मतलब होता है, वैश्वीकरण बोलो या भूमंडलीकरण बोलो, इसका मतलब होता है सारी विश्व की अर्थव्यवस्था को एक कर देना और मिलजुल कर कारोबार करना, यह वैश्वीकरण कहलाता है। तो दोस्तों इस दो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई 1991 को क्या किया, भारत में दोस्तों अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आर्थिक सुधार व्यवस्था को अपनाने पर बल दिया गया, जिसके तहत 3 बातों पर विशेष रूप से बल दिया गया, उदारीकरण की नीति पर, निजीकरण की नीति पर और वैश्वीकरण की नीति पर। और एक मजेदार बताओ दोस्तों, 24 जुलाई 1991 को ही 24 जुलाई 1991 को ही भारत में उद्योगों की स्थापना करने और उन उद्योगों को डेवलप करने के लिए केंद्रीय औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा की गई, जो 5वीं केंद्रीय औद्योगिक नीति थी। और इस औद्योगिक नीति के तहत उद्योगों के लाइसेंस लेने की प्रणाली को सरल बनाया गया, यानी उद्योगों की लाइसेंस नीति को सरल बनाने का कार्य इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत किया गया, जो 5वीं औद्योगिक नीति थी। अब तुम कहो सर 5वीं औद्योगिक नीति कैसे? भैया पहली औद्योगिक नीति 1948 में बनी थी, जिसमें उद्योगों को अलग अलग भागों में बांटा गया था। दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में बनी थी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था। तीसरी औद्योगिक नीति 1977 में बनी थी, जिसमें सूक्ष्म तथा लघु स्तर के उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था। चौथी औद्योगिक नीति 1980 में बनी थी, जिसके अंतर्गत दोस्तों मतलब रुग्ण, बीमार तथा आर्थिक रूप से कमजोर उद्योगों को डेवलप करने की बात की गई। और 5वीं औद्योगिक नीति 1991 में बनी थी दोस्तों, जिसमें उद्योगों के लाइसेंस लेने की प्रणाली को सरल बनाया गया। यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि अगर आप देश का विकास करना चाहते हो तो उद्योगों की अधिक से अधिक मात्रा में स्थापना करनी चाहिए। उद्योगों की स्थापना करने के लिए उद्योगों को लाइसेंस देने की प्रणाली को शिथिल बरतना चाहिए। पहले क्या होता था दोस्तों, उद्योगों को लाइसेंस लेने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जिससे बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना नहीं हो पाती थी। और उद्योगों की स्थापना ना होने की वजह से देश की अर्थव्यवस्था ठप पड़ी हुई थी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी उदारीकरण की नीति के अंतर्गत ये कहा कि अगर आप देश का विकास करना चाहते हो तो उद्योगों को लाइसेंस देने की प्रणाली को सरल बनाया जाए और सभी उद्योगों को लाइसेंस प्रणाली से मुक्त कर दिया जाए। केवल 5 प्रकार के उद्योगों को लाइसेंस प्रणाली के दायरे में रखा गया, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, 23 जून 1912, 23 जून है तो 30 जून, ये गलत है। यहां पर मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर आता है मित्रों आप लोगों का, ये आता है मित्रों आपका 30 जनवरी 1992। 30 जनवरी 1992 के दौरान क्या हुआ मित्रों, सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया। 30 जनवरी 1992 को सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया, अर्थात सेबी अधिनियम 1992 पारित किया गया। वैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी क्या है? एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में मुंबई में की गई। सेबी का कार्य भारत के कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करना, अर्थात भारत के सिक्योरिटी मार्केट को कंट्रोल करने का पावर किसके पास है? सेबी के पास है। जब सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, तो सेबी के पास दोस्तों कोई भी वैधानिक दर्जा नहीं था, यानी इसके पास कोई भी कानूनी अधिकार नहीं था। अर्थात ये दोस्तों एक तरह से बोला बिना पेंदे का लोटा था, अर्थात ये सरकार के इशारों पर नाचने वाली संस्था थी, इसके पास खुद का कोई अस्तित्व नहीं था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि अगर आप देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करना चाहते हो, देश को डेवलप करना चाहते हो, तो भारत के अंदर एक कैपिटल मार्केट है, क्योंकि उस समय हर्षद मेहता घोटाला हुआ था, हर्षद मेहता स्कैम हुआ था प्रतिभूति बाजार में। तो उस बाजार पर कंट्रोल करने के लिए सेबी की स्थापना तो आपने कर दी है, लेकिन सेबी की स्थापना करने से कुछ नहीं होगा, इसको एक वैधानिक दर्जा देना पड़ेगा, अर्थात इसको एक कानूनी दर्जा मिलेगा। जब इसको कानूनी दर्जा मिलेगा तो ये भारत के कैपिटल मार्केट को कंट्रोल कर पाएगा और इन्वेस्टर के हितों की रक्षा कर पाएगा। इसलिए सेबी को वैधानिक 30 जनवरी 1992 को दिया गया और सेबी अधिनियम 1992 पारित किया गया। नवंबर 1991 में भारत में बैंकों की स्थिति में सुधार करने के लिए नरसिम्हन समिति का गठन किया गया। अब आप देखें मित्रों, इन 2 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना ज्यादा चमकाने का प्रयास डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया। अब देखो क्या क्या हुआ।
छोटे स्तर के उद्योगों के लिए सिडबी की स्थापना कर दी गई, यानी ओके छोटे स्तर के उद्योगों के लिए किसकी स्थापना कर दी, सिडबी की स्थापना कर दी गई। ओके मित्रों, उसके बाद दोस्तों बीओपी को क्रैश होने से बचाने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया गया। देश की अर्थव्यवस्था में शिथिलता बरतने के लिए उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। इसके साथ साथ उद्योगों को अधिक से अधिक मात्रा में उद्योगों की स्थापना करने और उद्योगों को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए केंद्रीय औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा की गई, जिसमें लाइसेंस प्रणाली में शिथिलता बरती गई। सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया और बैंकों की स्थिति में सुधार करने के लिए पहली बार बड़े स्तर पर आरबीआई ने नरसिम्हन समिति का गठन किया। ये सारी घटनाएं कब घटित हुई थी दोस्तों, द्वितीय योजना अवकाश के दौरान। और द्वितीय योजना अवकाश 7वीं पंचवर्षीय योजना और 8वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में हुआ था। द्वितीय योजना अवकाश के पीछे 3 बड़े कारण थे। एक थी राजनीतिक अस्थिरता, एक था भुगतान संतुलन का संकट और एक था दोस्तों तेल के दामों में बढ़ोतरी होना। इन सब कारणों की वजह से या दोस्तों गल्फ वार यानी खाड़ी देशों के मध्य युद्ध हुआ था। खाड़ी देशों के मध्य युद्ध होने की वजह से तेल के दाम लगातार बढ़ रहे थे और तेल के दाम लगातार बढ़ने की वजह से देश में आयात जो थे वो ज्यादा होते, निर्यात कम थे, अर्थात देश का जो बीओपी था वो क्रैश हो रहा था। उस बीओपी को क्रैश होने से बचाने के लिए जुलाई 1991 में देश के मौद्रिक अधिकारियों ने मुद्रा का अवमूल्यन किया। ओके, ये सारी घटनाएं जो घटित हुई थी दोस्तों 1990 से लेकर 1992 तक के दौरान घटित हुई थी। जब ये 2 साल निकल जाते हैं और देश में एक नया युग का जन्म होता है, तभी तो कहते हैं दोस्तों अर्थशास्त्री किसे माना गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। हकीकत में देश की अर्थव्यवस्था को सही ट्रैक पे लाने का श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाना जाता है। मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, भारत की अर्थव्यवस्था 2 भागों में बटी रहती है। एक तो रहती है 1990 से पहले की अर्थव्यवस्था और एक होती है 1990 के बाद की अर्थव्यवस्था। 1990 के पहले की अर्थव्यवस्था थी वो जो किन्सियन अर्थव्यवस्था के नाम से उसको जाना जाता है, किन्सियन अर्थव्यवस्था के नाम से जानता, जे.एम. किन्स की अर्थव्यवस्था इसे कहते थे। और 1990 के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की अर्थव्यवस्था के नाम से इसको जाना जाता है। यानी 1990 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान किसका था, जे.एम. किन्स का, जॉन मेनार्ड किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स। इसके बारे में भी तुम आगे चर्चा करोगे। और 1990 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का नया रूप देने वाला कौन था, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसने भारत में आर्थिक सुधार व्यवस्था को अपनाने का अपना एक झंडा लहराया मित्रों। ओके, बताइए मित्रों यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई क्या। ओके, फिर अपन डिस्कस करेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। ओके, अब बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। अब देखो 8वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों, ये योजना बनी थी 1992 से 1997 तक। 1992 से लेकर 1997 तक ये योजना बनी थी। यानी 1 अप्रैल 1992 से लेकर 31 मार्च 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो जॉन मेनार्ड मॉडल, ओके, जॉन डब्ल्यू मिलर, ओके, जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर आधारित योजना थी। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित ये योजना थी। और 8वीं योजना में मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया था। क्यों दिया गया था, इसके पीछे भी कारण था। देखो क्या कारण था मित्रों, आपको जब मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों HDI मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक भारत में पहली बार 1990-91 में जारी हुआ था और जारी करने वाले थे दोस्तों भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, जिसकी वजह से अमर्त्य सेन को दोस्तों अगर बात करें तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और इनका सहयोग किया था महबूब उल हक के द्वारा। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने दोस्तों इनका क्या किया था, हाल में इनका सहयोग किया था। जब भारत का मतलब यूएनडीपी ने दोस्तों यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने पहली बार मानव विकास सूचकांक जारी किया था, उस समय भारत की पोजीशन बहुत ज्यादा खराब थी। मतलब भारत की पोजीशन दोस्तों बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई थी। तो दोस्तों योजना आयोग ने कहा कि भारत के अंतर्गत अर्थव्यवस्था को डेवलप करना चाहिए, तो मानवीय संसाधनों पर विशेष तौर पर बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर सबसे बड़ा संसाधन मानव है। अगर मानव ही सही ढंग से नहीं रहेगा तो अर्थव्यवस्था कैसे चल पाएगी, कैसे। अभी आप लोग RS या SI की तैयारी कर रहे हो, अब भाई आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपकी इनकम अच्छी नहीं है, या दोस्तों आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं है, तो दोस्तों आप कैसे डेवलप कर पाओगे अपने देश को, अपने राज्य को, अपने परिवार को डेवलप नहीं कर पाओगे। इसीलिए मानवीय संसाधनों के विकास पर बल देना बहुत ज्यादा जरूरी था। ओके मित्रों, आगे
फिर बात आती है दोस्तों इस योजना के दौरान क्या विशेष घटना घटित हुई। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे बड़ी विशेष घटना यही थी कि 1 जनवरी 1995 को जो पहले गेट हुआ करता था, पहले गेट नाम की एक संस्था होती थी, GATT, ओके, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ जो था एक्ट था, तो अगर ट्रेड एंड टैरिफ एक्ट था, ये गेट हुआ करता था। इस गेट को खत्म करके इसके स्थान पर 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कर दी गई। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना यहाँ पर की गई, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना यहाँ पर की गई। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना यहाँ पर की गई, ओके मित्रों। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना WTO की स्थापना यहाँ पर की गई, ओके। तो 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई गेट के स्थान पर, और भारत को एक स्थायी सदस्य देश बनाया गया। भारत को क्या बनाया, एक स्थायी सदस्य देश बनाया गया, ओके मित्रों। यानी भारत को एक स्थायी सदस्य देश यहाँ पर बनाने की बात यहाँ पर आ जाती है, ओके। ये चीज आपके सामने क्लियर यहाँ पर आ जाती है, क्लियर। अब चलते दोस्तों, तो ये घटना कब घटित हो रही है, ये घटना घटित हो रही है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था, 1992 से 1997। यानी मैं कह सकता हूं कि 1 अप्रैल 1992 से लेकर 31 मार्च 1997 तक ये योजना बनी थी, ओके। यानी 1 अप्रैल 1992 से लेकर 31 मार्च 1997 तक ये योजना बनी थी। जॉन डब्ल्यू मिलर पर आधारित ये योजना थी। मानव संसाधन विकास पर यहाँ पर बल दिया गया था। और 1 जनवरी 1995 को दोस्तों गेट के स्थान पर किसकी स्थापना की गई, WTO की स्थापना की गई, और भारत को एक स्थायी सदस्य देश यहां पर बनाया गया, ओके मेरे प्यारे साथियों। आगे फिर बात करते हैं मित्रों, यहां पर अगला पॉइंट आता है मित्रों कि विश्व व्यापार संगठन की अगर बात करें, विश्व व्यापार संगठन WTO का जो मेन उद्देश्य था वो था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर कृषि कार्य हेतु विशेष प्रकार की आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी प्रोवाइड कराना, ये विश्व व्यापार संगठन का मेन कार्य था, ओके। और ये योजना अब देखो बढ़िया 8वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों अब तक के इतिहास की सबसे सफल योजना मानी जाती है, जिसके पीछे 3 मुख्य कारण थे, जिसमें थी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। यानी 8वीं योजना को अब तक के इतिहास की सबसे बेस्ट योजना मानते हैं। यानी सबसे विफल योजना करें तो कौन सी है दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना। सबसे विफल योजना तीसरी योजना, समय से पहले समाप्त हुई योजना 5वीं योजना, और 2 बार जो योजना बनी वो 6ठी योजना मित्रों, और सबसे ज्यादा सफल योजना वो 8वीं योजना। यानी अब तक के इतिहास की सबसे ज्यादा सफल योजना 8वीं योजना दोस्तों, जिसके अंतर्गत एक तो उदारीकरण का पार्ट, एक निजीकरण का पार्ट और एक वैश्वीकरण का पार्ट है। यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण इन सबको यहां पर शामिल किया गया। यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को इसके अंतर्गत शामिल किया गया, ओके। तो अब तक के इतिहास की सबसे ज्यादा सफल योजना जो है मित्रों वो कौन सी योजना मानी जाती है, 8वीं योजना को सफल मान, जैसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण अपन यहाँ पर लेकर चलते हैं, ओके। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अगर तुमसे कहे सबसे ज्यादा विफल योजना, तो भाई सबसे ज्यादा विफल योजना कौन सी थी, तीसरी योजना। विफल होने के पीछे भी 3 कारण थे, 1962 भारत और चीन का युद्ध, 1965 भारत और पाकिस्तान का युद्ध, और 1965 भीषण अकाल की स्थिति, ओके। समय से पहले समाप्त हुई योजना वो कौन सी थी, 5वीं योजना, जिसका मुख्य कारण था कांग्रेस सरकार के स्थान पर जनता सरकार का अस्तित्व में आ जाना। 2 बार योजना कौन सी बनी, 6ठी योजना, 1 बार जनता सरकार ने बनाई और 1 बार कांग्रेस सरकार ने बनाई। सबसे ज्यादा सफल योजना कौन सी रही, 8वीं योजना। 8वीं योजना सबसे ज्यादा सफल रही, जो क्यों रही, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण दोस्तों ये योजना सबसे ज्यादा सफल योजना मानी गई। यानी 8वीं योजना को सबसे ज्यादा सफल योजना का दर्जा दिया गया, ओके मित्रों। क्यों दिया गया, क्योंकि इसमें उदारीकरण की नीति, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति यहां पर देखने को मिली, ओके। अब तुम कहोगे सर ये उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है और वैश्वीकरण क्या होता है, तो मैं कहूंगा कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका अलग से एक चैप्टर दे रखा है इसका, भारत में आर्थिक सुधार व्यवस्था, वो अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। फिर भी आप समझ लो, उदारीकरण का मतलब था सरकार के तानाशाही कानूनों के स्थान पर सरल कानून बनाना। निजीकरण का मतलब होता है सरकार अपने क्षेत्रों का प्रबंध और नियंत्रण प्राइवेट सेक्टर को दे देना। और वैश्वीकरण का मतलब होता है एक देश की अर्थव्यवस्था को शेष विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ क्या कर देना, जोड़ देना, ओके। अब बात करते हैं 9वीं योजना। अब आ जाओ मित्रों, देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना कब बनी, 1997 से लेकर 2002 तक, मतलब 1 अप्रैल 1997 से लेकर 31 मार्च 2002 तक इस 9वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया गया। 9वीं योजना दोस्तों योजना आयोग के मॉडल पर ही आधारित थी। अब मेरी बात सुनो, पहली योजना हेराल्ड डॉमर के मॉडल पर आधारित थी, दूसरी योजना पीसी महालनोविस के मॉडल पर आधारित थी,
तीसरी योजना सुकमेय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। चौथी योजना अपने अशोक रुद्र तथा एलन एस माने मॉडल पर आधारित थी। पांचवी योजना डीपी दर मॉडल पर आधारित थी। छठी योजना योजना आयोग पर। सातवीं योजना योजना आयोग पर। आठवीं योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर। और नवीं योजना दोस्तों योजना आयोग के मॉडल पर आधारित थी। नवीं योजना में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पर बल दिया। चलते मित्रों, पहली योजना में किस पर बल दिया गया? कृषि पर। दूसरी योजना में उद्योगों पर। तीसरी में कृषि, उद्योग और आत्मनिर्भरता के साथ स्फूर्तिवान पर। चौथी योजना में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पर। पांचवी योजना में गरीबी निवारण पर। छठी योजना में गरीबी निवारण कार्यक्रमों पर। सातवीं योजना में दोस्तों आत्मनिर्भरता पर, सामाजिक न्याय पर बल दिया गया। और आठवीं योजना में दोस्तों मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया। जबकि नवीं योजना में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पर बल दिया गया। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पर बल दिया गया, यानी दोस्तों देश में आर्थिक विकास पर डेवलपमेंट किया जाएगा, यानी आर्थिक विकास को बढ़ाने की बात की गई। अब भी स्थिरता के साथ, उसमें कोई फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं कि नहीं तो याद होगा सबको अच्छे से, एक बार कमेंट करके जवाब दो, सबको याद होगा अच्छे से, क्योंकि आज अपन पंचवर्षीय योजनाओं के टॉपिक को नेस्तो नाबूद कर देंगे। इसके बाद आगे 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, फिर अपन फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में बात करेंगे। एक एक टॉपिक्स को कवर कराते जाएंगे, आपको सारे नोट्स आपको देते जाएंगे। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं इस नवी पंचवर्षीय योजना में क्या विशेष बात है। अब सुनो मित्रों, पहली विषय, पहला काम तो क्या हुआ कि भारत में प्राथमिक शिक्षा, यानी प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, यानी प्राथमिक शिक्षा का मतलब होता है कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा, बढ़ावा देने के लिए क्या हुआ, वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान, क्योंकि उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। और अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था? स्कूल चले हम नारा याद है दोस्तों आप लोगों को? तो भारत में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था, जिसे मई 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने समग्र शिक्षा अभियान समसा में क्या कर लिया? परिवर्तित कर लिया। यानी समग्र, देखो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो वर्ष 2001 में बना था। उस समय भारत सरकार की 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी और ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा हुआ था, क्योंकि इसी दौरान आपको याद हो तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस है, यानी 25 दिसंबर 2000 में प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना शुरू की गई थी। याद करो तो प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना, घर घर सड़कों के निर्माण करने की बात कही गई थी। तो भारत में प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2000 तथा 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को शुरू किया गया, जिसे मई 2018 में केंद्र सरकार ने क्या किया? समग्र शिक्षा अभियान समसा में क्या कर लिया? परिवर्तित कर दिया। इसको समसा में क्या कर दिया गया? परिवर्तित कर दिया गया। समसा बोले तो समग्र शिक्षा अभियान। अभी मैं बताऊंगा, देखो तो पूरी कहानी सुन लो तो अच्छे से। देखो क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, यहां पर सीधा सा फंडामेंटल होता है कि शिक्षा को 2 भागों में बांटते हैं। वैसे शिक्षा 3 तरह की होती है, लेकिन स्कूली शिक्षा को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होती है आपकी प्रारंभिक शिक्षा और एक होती है आपकी माध्यमिक शिक्षा। यानी प्रारंभिक शिक्षा होती है और एक माध्यमिक शिक्षा होती है, ये आप जानते हो। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 होती है, माध्यमिक कक्षा 9 से लेकर 12 होती है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए कार्यक्रम बनाता सर्व शिक्षा अभियान और माध्यमिक शिक्षा के लिए बनता है आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसको रमसा कहते थे। मई 2018 में भारत सरकार ने इन दोनों को एक कर दिया और समग्र शिक्षा अभियान कर दिया, क्योंकि मोदी जी की बात है। मोदी जी जब से देश में आए दोस्तों, खुद तो अकेले है, उसने सबको क्या कर दिया? अकेला कर दिया। आप देखो, टैक्स को एक कर दिया, बैंकों को एक कर दिया, शिक्षा को एक कर दिया, मतलब राज्यों को एक करने की लग रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब दोस्तों सबको एक करने का नारा इसने देना शुरू कर दिया मित्रों। तो मित्रों मैंने कहा मित्रों कि भारत में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई, जिसे मई 2018 में केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान में परिवर्तित कर दिया। अर्थात समग्र शिक्षा अभियान में सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान दोनों को मर्ज करके समग्र शिक्षा अभियान में परिवर्तित कर दिया। फिर मित्रों बाद में क्या हुआ दोस्तों, 1 जून 2000 को केंद्र सरकार ने विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए एक एक्ट था, फेरा एक्ट।
फेरा एक्ट था 1973, इसे समाप्त करके फेमा 1999 में बदल दिया गया। ये किस नीति के तहत हुआ था? उदारीकरण की नीति के तहत हुआ था, क्योंकि उदारीकरण की नीति में कहा गया था सरकार के कठोर कानूनों को खत्म कर दो और सरकार के कठोर कानूनों के स्थान पर सरल कानूनों की स्थापना करने की बात कही गई। सरकार के कठोर और जो कठोर कानून थे उन कठोर कानूनों को खत्म करके उनके स्थान पर सरल कानून बनाने की बात हुई थी। तो फेरा जो 1973 था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये सरकार का थोड़ा कठोर कानून था जिसकी वजह से भारत का विदेशी व्यापार प्रभावित हो रहा था। तो इस कानून को खत्म करके इसके स्थान पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में लागू कर दिया गया। यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को क्या कर दिया गया? लागू यहां पर कर दिया गया। ओके मेरे पास। और फिर इसी दौरान 25 दिसंबर 2000 को सभी ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री सड़क योजना का शुभारंभ किया गया। तो ये सारी घटनाएं घटित कब हुई? 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। देखिए मित्रों, अब मेरी बात को वापस सुनो। देखो, मैंने बताया 1990 से लेकर 1992 तक द्वितीय योजना अवकाश रहा, मैं समझा चुका। फिर मैंने कहा दोस्तों यहां पर ये तो मैं आपको समझा चुका। उसके बाद मैंने कहा 1992 से 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना बनी और 1997 से लेकर 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया। ओके, तो यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई तो एक बार थम्स अप कर दो। उसके बाद अपन 10वीं, 11वीं और 12वीं योजना के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, यहां तक क्लियर सभी को? देखो, अब बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। देखो, सिंपल सी योजना दोस्तों, ज्यादा लंबी चौड़ी योजना नहीं दोस्तों, सिंपल सी योजना। देखो, 10वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल कब से कब तक? 2002 से लेकर 2007 तक। सोम समिति मॉडल पर आधारित योजना थी और इस 10वीं योजना में समावेशी विकास पर बल दिया गया। किस पर बल दिया गया? समावेशी विकास पर बल दिया गया। ओके, 10वीं योजना में दोस्तों समावेशी यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर बल दिया गया। 10वीं योजना के दौरान क्या क्या घटना खास कर? एक तो 1 जून 2000 को जो MRTP एक्ट था, इसका नाम था मोनोपोली रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस यानी एकाधिकारात्मक प्रतिबंधनात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 था। ये सरकार का एक कठोर कानून था। इस कानून को खत्म करके इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लागू किया गया। यानी प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लागू किया गया। ओके, फिर आता है अप्रैल 2005 में आरबीआई के पूर्व गवर्नर YV रेड्डी के द्वारा वित्तीय समावेशन पर बल दिया गया। अब तुम कहोगे सर वित्तीय समावेशन क्या होता है? तो ये आपके सिलेबस का टॉपिक है। वित्तीय समावेशन एक ऐसी व्यवस्था है मेरे प्यारे साथियों जिसके अंतर्गत बैंक तथा जनता के बीच पाए जाने वाली दूरी को कम करने का प्रयास किया जाता है। यानी बैंकों के और जनता के मध्य जो दूरी पाई जाती है उस दूरी को कम करने का प्रयास किया जाता है वित्तीय समावेशन के अंतर्गत। दोस्तों क्या होता है कि आज भी देश की अधिकांश जनता ऐसी है जिनका बैंकों में खाता नहीं है। जब उनसे पूछा जाता है कि तुम बैंकों में खाता क्यों नहीं खुलाते, तो उनका प्यारा सा जवाब होता है कि हम बैंकों में खाता इसलिए नहीं खुलाते कि कल को बैंक अगर दिवालिया हो जाए तो, बैंक अगर बर्बाद हो जाए तो, बैंक में अगर डाका पड़ जाए तो, ऐसी कई प्रकार की समस्या वो बताते रहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हम बैंकों में खाता नहीं खुलाते क्योंकि बैंकों का कोई भरोसा नहीं है कल को क्या। और बात सही भी दोस्तों, आप लोगों को एक नियम नहीं पता होगा दोस्तों, हालांकि आप लोगों ने कभी इस नियम को जाना ही नहीं होगा। आज भी एक दोस्तों बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और आरबीआई एक्ट 1934 में ये प्रोविजन डाला गया है, ये कंक्लूजन डाला गया है कि अगर बैंक किसी कारण से दिवालिया हो जाता है या बर्बाद हो जाता है तो बैंक ग्राहकों का पैसा लौटाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। हाँ, अगर लौटाएगा तो मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक लौटाएगा, इससे ज्यादा नहीं लौटाएगा। अगर आपके खाते में 50 लाख रुपए पड़े तो आपको 50 लाख नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक मिलेंगे, वो भी अनुपात में। बताओ तो अगर ये बात लोगों को पता लग जाए तो बताओ कोई बैंक में खाता खुलाएगा क्या? कोई खाता नहीं खुलाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? 28 अगस्त 2014 को
प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से क्या किया, सभी लोगों का बैंकों में खाता खुलाना शुरू कर दिया। तो वित्तीय समावेशन पर बल कब दिया गया, अप्रैल 2005 में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, वाई.वी. रेड्डी के द्वारा दिया गया, यानी वाई.वी. रेड्डी के द्वारा इस पर विचार विमर्श करने की बात की गई मित्रों के। तो वित्तीय समावेशन पर सबसे ज्यादा बल जो है वो वाई.वी. रेड्डी के द्वारा दिया गया। ओके मित्रों, और वित्तीय समावेशन का मतलब होता है अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से अवगत कराना, अर्थात लोगों को सभी प्रकार की वित्तीय सुविधाओं से अवगत कराना, वित्तीय सुविधाओं से क्या कराना, अवगत कराना, वित्तीय सुविधाओं से अवगत कराना, यही वित्तीय समावेशन कहलाता है। ओके, यही घटना मैन घटित हुई थी 2010वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ओके, अब मेरी बात को सुनो, देखो अभी की कक्षा में मैंने एक तो 1990 से 1992 दूसरा अवकाश आपको बता दिया, 1992 से 1997 8वीं योजना बता दी, 1997 से लेकर 2002 तक दोस्तों आप लोग 9वीं योजना बता दी, 2002 से लेकर 2007 तक 10वीं योजना बता दी। अब आपकी 11वीं और 12वीं योजना बचती है, जिसको पढ़ूंगा दोस्तों अपन रात को। ओके, एक क्लास और लेंगे नाइट में इस टॉपिक का, क्योंकि मैं रात को जब क्लास लूंगा तो 11वीं योजना और 12वीं योजना तो बताऊंगा, साथ ही साथ आपको इस पूरे चैप्टर का एक बार पूरा रिवीजन भी कराऊंगा। और फिर भी तुम्हारे मन में कोई डाउट तो कुछ होना ही नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैं डाउट से ज्यादा तो आपको बता चुका। तो रात को 8 बजे या 7 बजे जो भी क्लास का टाइम होगा मैं बता दूंगा आपको, टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ऐप पर जो भी क्लास का टाइम बता दूंगा। ओके, तो आप लोगों को मैं दोस्तों बता दूंगा क्लास कब होगी। तो आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, आज ये टॉपिक आपका पूरा खत्म हो जाएगा मित्रों। मैंने आपसे वादा किया था 70 क्लासों का, तो अभी अपनी ये 26वें नंबर की क्लास है मेरे पास, 26 नंबर की क्लास अभी तक हुई है। उसके बाद जैसे 70 क्लास होगी, 70 क्लासों में आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। मैंने 70 क्लास का ऑलरेडी आपको बता रखा है मित्रों। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि 31 जुलाई तक तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 10 से 15 अगस्त तक दोस्तों आप लोगों का पूरा इंडियन इकोनॉमिक और राजस्थान की इकोनॉमिक्स कवर करूंगा, क्योंकि दो क्लास चलेगी। एक तो आपकी चलेगी डेली सुबह 1 से लेकर दोस्तों दोपहर के 2 बजे तक, एक चलेगी रात को 8 से लेकर रात के 9 बजे। ये 2 क्लास आपकी डेली चलेगी। जब अपन डेली 2-2 घंटे अपन पढ़ेंगे तो मैं मानता हूं आराम से अपना मजे से कोर्स अपना कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज अपन भारत में आर्थिक नियोजन के टॉपिक को पूरा खत्म कर देंगे। नोट्स बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, करंट के सारे मुद्दे मैं आपको कवर कराता जाऊंगा। ओके, तो अभी के लिए विदा लेता हूं। थैंक यू मित्रों, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं दोस्तों नाइट में अपन। थैंक यू।